हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, इसके लेखक कौन है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर। और पाठ का नाम क्या है बच्चों? रीढ़ की हड्डी, यानी कि पीठ के बीच की हड्डी। चलिए देखते हैं इस पाठ के जरिए हमें क्या सीखने को मिलता है। पहले हम परिचय जान लेते हैं लेखक का परिचय है। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के 1917 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। और इन मृत्यु इनकी 1978 में हुई थी। ठीक है बच्चों। और इनका परिचय है, जगदीश चंद्र माथुर जी एक वशिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपने प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। और इनकी कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं बच्चों, जैसे कि भोर का तारा है, शारदिया है, पहला राजा है, इत्यादि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और अपने ज़माने में काफ़ी प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं थे ये जगदीश चंद्र माथुर जी। और इन्होंने इस जो इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने इस जरिए हमें बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि जैसे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे दहेज प्रथाएं इस तरह से चलती हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने लिखने का प्रयास किया और इसके बारे में हमें जानने को मौका मिलेगा। ठीक है, इनकी गद्य संबंधी जान लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ बहुत सारी फैली हुई हैं ना, उसमें से ये भी है किस तरह से स्त्री शिक्षित होनी चाहिए हमारे समाज में। और समाज के दुखिया नूसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। यानी कि हमारे समाज में नारी का सम्मान कहीं ना कहीं नहीं होता है, तो उस सम्मान के बारे में उन्होंने बताने की चेष्टा की है। ठीक है, और हमारे समाज में शिक्षा का महत्व होना बहुत ज़रूरी, स्त्री शिक्षा का महत्व होना बहुत ज़रूरी, इसके ऊपर उन्होंने ये चीज़ लिखकर समाज में संदेश देने का प्रयास किया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस पाठ के जरिए देखेंगे किस तरह से उन्होंने रीढ़ की हड्डी क्यों पाठ का नाम रखा है, वो देखेंगे तो हमें समझ में आएंगे जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। जो भी कठिन शब्द आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, मैं लिखवाती जाऊंगी, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में इसका पाठ का सारांश है। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, जैसा हमने पढ़ा। ठीक है, यह एकांकी लड़की के विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। ठीक है, हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज हैं कि जब लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी होती है, तो लड़के वाले लड़की के घर आते हैं देखने के लिए लड़की को। और जब उन्हें पसंद आ जाती है लड़की, तो शादी ब्याह तय हो जाता है और फिर शादी होती है। और नहीं पसंद आती है तो वो मना करके चले जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है किस तरह से लड़की को देखने आने वाले हैं। और इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। ठीक है बच्चों, राम स्वरूप है, उनका नौकर है रतन, राम स्वरूप की पत्नी है प्रेमा, उनकी बेटी है उमा, और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद हैं, शंकर हैं। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। ठीक है, उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से 6 पात्र हैं और 6 पात्रों के बीच में कहानी जो एकांकी कहीं ना कहीं ईद गीत घूम रही है। एक कमरे में है, एक कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से लड़की देखने आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं पात्र परिचय एक बार फिर से समझा देती हूँ। उमा जो है सुशिक्षित स्त्री है, युवती है। और रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं, प्रेमा जो है उमा की माँ है, और शंकर जो है युवक है, और गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिताजी है, और रतन जो है रामस्वरूप का नौकर है। समझ में आया बच्चों? उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की है, और उसके पिताजी का नाम क्या है? राम स्वरूप। ठीक है, उसकी माताजी का प्रेमा नाम है, और जो शंकर है वो लड़का उसे देखने के लिए आया हुआ है, और गोपाल प्रसाद जी हैं शंकर के पिताजी। ठीक है, और रतन जो है राम स्वरूप का नौकर है, यानी कि उनके घर पे काम करता है। ठीक है,
एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही थी वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़ते हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यहाँ पर राम स्वरूप है और उनका नौकर है, ठीक है। जो तख्त होता है लकड़ी का, उससे लेकर आ रहे हैं वो लोग। और इस तरह से आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। राम स्वरूप, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दिया साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो दूर देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और यह पसीना इसलिए बहाया है। रत्न तख्त बिछाता ही, यानी कि यहाँ पर राम स्वरूप और रतन जो है तख्त को बिछाने में लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की वाले आने वाले हैं देखने के लिए, इसलिए वो घर को सजा रहे हैं, ठीक है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रत्न जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, यानी कि उनकी जो पत्नी है वो दोनों मिलकर क्या बिछाते हैं बच्चों? दरी को बिछाते हैं। और रत्न को क्या लाने के लिए कहते हैं? अंडरलाइन कर लीजिए, हारमोनियम और सितार लाने के लिए वो भेज देते हैं, ठीक है। प्रेमा, लेकिन यह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाकर बैठी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? अब यहाँ पर प्रेमा जो है, उमा की माँ है, वो बोल रही हैं अपने पति से कि जो तुम्हारी बेटी है ना वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तो अब राम स्वरूप कह रहे हैं क्या हो गया है उसे, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। बच्चों यहाँ पे युग्म शब्द आया है ठीक ठाक, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक ठाक यहाँ पे युग्म शब्द आया है। पढ़ी लिखे यहाँ पे युग्म शब्द दूसरा आया है, उसे भी अंडरलाइन कर। और दूसरा शब्द आया है सभा, तो सभा का वचन बदलिए तो क्या हो जाएगा? सभाएं, ठीक है, लिख लीजिए इसे भी। दूसरा शब्द आया है पढ़ी लिखी, युग्म शब्द आया है यहाँ पे बच्चों, उसे भी अंडरलाइन है। तीन युग्म शब्द आए हैं यहाँ पर। एक पहला आया है ठीक ठाक, दूसरा आया है पढ़े लिखे, तीसरा आया है पढ़ी लिखी, ठीक है। 3 युग्म शब्द आया है इस पैराग्राफ में, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। अब यहाँ पर राम स्वरूप जो है अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि जो बाप है उसका शेर है तो उसका लड़का क्या है? सवा शेर। यानी कि बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में बीएससी की डिग्री प्राप्त कर ली है उस लड़के ने, और वो लखनऊ में पढ़ता है। क्या चीज़ की तैयारी कर रही है बच्चों? मेडिकल के कॉलेज की तैयारी कर रही है। अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि लड़के ने क्या पढ़ाई की है? बीएससी तक पढ़ाई की है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में तैयारी कर रहा है, वो मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है, यानी कि खुद तो पढ़ा लिखा है लेकिन चाहता है लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ठीक है। क्या करूं, मजबूरी है, ये बात कहता है लड़का कि क्या करूं, मजबूरी है। शादी का सवाल दूसरा है लेकिन पढ़ाई लिखाई का सवाल दूसरा। इस तरह से लड़का जो है राम स्वरूप को बताया है, और राम स्वरूप अपनी पत्नी को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को सारी चीज़ें बता रहे हैं उस लड़के के बारे में, उस लड़के के परिवार के बारे में, जो लड़का उनकी बेटी को देखने के लिए आने वाला है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? आगे मैं बताती हूँ।